गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और सेक्शन 2 का चैप्टर 5 पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। बच्चों इसमें पेस्टोलिस्ट कम्युनिटी के बारे में हम लोग उनकी हिस्ट्री को सर्च कर रहे हैं, उनकी हिस्ट्री, उनके इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मैंने 2 वीडियोस इस चैप्टर के पोस्ट किए हैं और ये 3rd वीडियो आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बच्चों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमने कहाँ तक हमने इसको पढ़ा था। ये आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है बच्चों, बंजारा है ना, ये यहाँ से हम लोगों को आगे बढ़ना था। पिछले वीडियो में मैंने ये इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश ये वाला जो पैराग्राफ है, ठीक है, इसमें डिफरेंट जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइब्स हैं, उनके बारे में बताया गया है। जो माउंटेन एरिया से रिलेटेड हैं और प्लेटू एरिया से रिलेटेड है ना। जैसे प्लेटू प्लेन्स एंड डेजर्ट, तो जैसे धांगर जो महाराष्ट्र की एक पास्टोरल कम्युनिटी है, ठीक है, और उनका मूवमेंट कैसे और कब होता है, किस सीज़न में कहाँ पे मूव करते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में गोलाज होते हैं, कुरुमाज और कुरुबाज, है ना। ये एक पेस्टोरल कम्युनिटी होती है जो भेड़ और बकरी चराते हैं और उनके ऊन से बनाए हुए जो कंबल हैं उनको बिनते हैं, बेचते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और अब आते हैं हम लोग बंजाराज वर येट अनदर वेल नोन ग्रुप ऑफ ग्रेजियर्स। They were to be found in the villages of Uttar Pradesh, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra. बंजारा भी एक नोमैडिक कम्युनिटी होती है और ये भी पेस्टोरल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जानवरों, पशुओं को चराते हुए एक जगह से दूसरे जगह ये लोग घूमते रहते हैं। ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इन सर्च ऑफ गुड पास्चर लैंड फॉर देयर कैटल दे मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस सेलिंग फ्लॉक, कैटल एंड अदर गुड्स टू विलेजर्स इन एक्सचेंज फॉर ग्रेन एंड फॉडर। ये अच्छे चारागाह की तलाश में अपने पशुओं को साथ लेकर एक जगह से दूसरे जगह गांव घूमते रहते हैं और अलग अलग तरह की चीज़ों को ये बनाते बेचते हैं। लोहे के औजार वगैरह भी ये लोग बनाते हैं और उनको बेचते हैं और अपने पशुओं से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं, जो और चीज़ें हैं, वो ये ग्रामीण लोगों को, गांव के लोगों को बेचते हैं। बदले में ये गांव के लोगों से अनाज और अपने पशुओं के लिए चारा वगैरह लेते हैं। इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान लिव्ड द रायकाज। रायका भी एक जनजाति होती है पेस्टोरल,
The rainfall in the region was meagre and uncertain. On cultivated land, harvest fluctuated every year. Over vast stretches, no crop could be grown. ये लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं बच्चों, राजस्थान के, ये रायका लोग, वहाँ बारिश न के बराबर होती है, बहुत कम होती है, और सबसे बड़ी बात है निश्चित भी नहीं होती कि बारिश कब होगी। इसलिए जो कल्टीवेशन लैंड है वो फ्लक्चुएट करता है, यानी जो कृषि भूमि है वो डिपेंड करती है बारिश पे। बारिश अगर अच्छी हुई तो कृषि भूमि भी ज़्यादा होती है, यानी ये कह लो कि नेट सोन एरिया जो होता है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और नेट सोन एरिया ज़्यादा होगा तो हार्वेस्ट भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर बारिश हल्की हुई, कम हुई, तो कल्टीवेशन लैंड भी कम हो जाता है फिर। ओवर वास्ट स्ट्रेचेस नो क्रॉप कुड बी ग्रोन, है ना। बड़े इलाके पे कोई फसल नहीं होती अगर बारिश नहीं होती। सो द रायकाज कंबाइंड कल्टीवेशन विद पैस्टोरलिज्म, इसलिए जो रायका लोग हैं ये लोग खेती करने के साथ साथ चरवाही का भी काम करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स द रायकाज ऑफ बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर एंड बीकानेर स्टेड इन देयर होम विलेजेस वेयर पॉस्चर वॉज अवेलेबल। मानसून के दौरान ये रायका लोग जो कि राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर ज़िलों से आते हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं, ये अपने गांव में ही, जहाँ के ये रहने वाले होते हैं, वहीं रहते हैं मानसून में, क्योंकि उस समय इनको अपने पशुओं के लिए हरा चारा अपने गांव के ही आसपास उपलब्ध हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है। By October, when these grazing grounds were dry and exhausted, they moved out in search of other pasture and water and returned again during the next monsoon. लेकिन अक्टूबर आते आते ये अपने पशुओं को लेकर के अन्य इलाकों में हरे चारे और पानी की खोज में निकल जाते हैं, क्योंकि इनके गांव के आसपास जो है वो जो मैदान है वो सूख जाता है, पशु उसको चर डालते हैं, खा डालते हैं, कमी हो जाती है चारे की, तो उस चारे की खोज में ये लोग अक्टूबर से ये लोग मूवमेंट अपना करना शुरू कर देते हैं पानी और चारे की तलाश में। और फिर अगले मानसून आते आते ये लोग वापस अपने ग्रामीण इलाकों में आ जाते हैं। वन ग्रुप ऑफ रायकाज नोन एज द मारू रायकाज हर्डेड कैमल्स एंड अनदर ग्रुप रियर्ड शीप एंड गोट। एक जो रायका जनजाति का एक समूह जिनको मारू रायकाज बोलते हैं, ये लोग ऊंट वगैरह पालते हैं, और एक अलग जो दूसरा ग्रुप है वो कुछ रायकाज जो होते हैं वो भेड़ और बकरी पालते हैं, मतलब ये इनके कैटल होते हैं। ये देखो बच्चों, आप लोग पिक्चर में भी देख रहे हैं, ठीक है, ये कैमल फेयर का है, इसमें ऊँटों को बेचना खरीदना होता है। So we see that the life of these pastoral groups was sustained by a careful consideration of a host of factors. तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि ये जो चरवाहों की जो कम्युनिटी होती है, चरवाहे जो होते हैं, ये इनका जो मूवमेंट होता है, इनका जो जीवन होता है, ये बहुत सारे कारकों पर निर्भर होता है, ठीक है। ये अपने जीवन को बनाए रखते हैं और
कैसे बनाए रहते हैं, इनका मूवमेंट जो होता है उसमें बहुत से कारण होते हैं, बहुत से कारक होते हैं। जैसे मौसम, दूसरा है बारिश, और तीसरा है फॉडर, चारा। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको जिनको कंसीडर करके ही ये अपने लाइफ को सस्टेन करते हैं। दे हैड टू जज हाउ लॉन्ग द हर्ड्स कुड स्टे इन वन एरिया एंड नो वेयर दे कुड फाइंड वाटर एंड मॉइस्चर। इन्हें निर्णय लेना होता था, इन आदिवासी जनजातियों को इस बात को जांचना होता था कि ये अपने पशुओं को, झुंड को लेकर के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कब तक रह सकते हैं, यानी कब तक उनके पशुओं को चारा मिलेगा, और यदि चारा समाप्त हो गया तो उन्हें पानी और नया चारे का प्रबंध कहाँ हो सकता था। ये इनको हर समय मालूम रखना होता था। They needed to calculate the timing of their movement. उन्हें इस बात की आवश्यकता थी कि वो एक निर्धारित समय को कैलकुलेट कर सकें कि कब उन्हें कहाँ मूवमेंट करना है। तो ये कैलकुलेशन ऑफ टाइमिंग वर्ड ये इसलिए यूज़ किया गया बच्चों कि इनके झुंड में कितने पशु हैं, और ये जिस चारागाह एरिया में हैं जहाँ पे इनके पशुओं को चारा मिल रहा है, वहाँ कितनी घास उपलब्ध है और कितने दिनों में ये घास ख़त्म हो जाएगी, उनके पशुओं द्वारा खा ली जाएगी, चर ली जाएगी। उसी हिसाब से ये लोग अपने मूवमेंट को प्लान करते थे। Would move through different territories. They had to set up a relationship with farmers on the way so that the herds could graze in harvested fields and manure the soil. They combined a range of different activities, cultivation, trade and herding to make their living. इसके अलावा बच्चों ये जो चरवाहे होते थे, ये जिन भी ग्रामीण इलाकों से गुजरते थे अपने पशुओं के झुंड को लेकर, उन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों से इनका अच्छा खासा संबंध होता था। किसानों से संबंध क्यों होता था बच्चों? ये इन चरवाहों के जीवन यापन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग था। मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों। मैंने बचपन में कुछ चीज़ें अपने गांव में देखी हैं और वही आपकी इस किताब में लिखी हैं, वो जो हमने देखी हैं। मैं जिस गांव में रहता हूँ, मतलब मेरा गांव जो है उसके बगल में एक गांव है जहाँ पर एक पेस्टोरल कम्युनिटी है, एक चरवाहों की जनजाति के लोग हैं। वो भेड़ पालते हैं। उनके पास 50, 60, 100 इस तरह से भेड़ वगैरह ये लोग रखते। अब तो मैं नहीं देखता। अब पहले जब हम लोग छोटे थे, मैं 5th, 6th, 7th में पढ़ता था, तो मैं देखता था कि 50, 60, 100 भेड़ वो लोग कई लोग मिल के पालते थे। और बच्चों वो लोग अपनी भेड़ों को ले करके और अलग अलग जो कल्टीवेशन लैंड है, खेत हैं, उनमें चराते रहते थे। और हमारे गांव के जो किसान हैं वो उन लोगों से जाके मिलते थे, उन चरवाहों से, और उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि भैया आज शाम को, यानी आज रात को आप हमारे इन भेड़ों को हमारे खेत में रखना। और इस बात के लिए किसान पैसा भी देते थे, और पैसा और सिद्धा
सिद्धा क्या होता है? सिद्धा जैसे चावल, दाल, सूखा, है ना, बिना पकाया हुआ कच्चा चावल, दाल और तेल, मसाला, हल्दी, नमक, आलू, प्याज, है ना, मतलब पूरा खाना बनाने का जो भी साधन है, साथ में जो गोबर के उपले होते हैं वो, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते किसान उन लोगों को। और बदले में वो जो चरवाहे हैं वो रात भर अपनी भेड़ों को उस किसान के खेत में रखते थे। तो उस किसान को क्या फ़ायदा हुआ? उस किसान को बच्चों बहुत फ़ायदा हुआ। क्या कि वो भेड़ें रात भर में जितना भी यूरिन पास करेंगी, गोबर करेंगी, वो सब मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैन्योर जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को कई गुना बढ़ा देता है, यानी मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो बहुत बढ़ जाता है, मिट्टी को खाद मिलती है। तो किसान अक्सर ऐसा करते थे। तो अब आप सोचो कि ये जो चरवाहों की जो एक्टिविटी है, ये जो मूवमेंट है, इससे किसानों को कितना फ़ायदा होता था। और बदले में चरवाहों का भी जीवन, अब इसमें जैसे वो जो मैं बता रहा हूँ, अब मेरे गांव के बगल की जो एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि किस तरह से वो लोग अपनी भेड़ों से ऊन निकालते थे और उस ऊन से वो लोग कंबल खुद से बनाते थे और उन कंबलों को वो बेचते थे गांव-गांव में घूम घूम करके। उससे भी उनको कमाई हो जाती थी। तो इस तरीके से बच्चों, ये जो एक इकॉनमी बनती थी, एक अर्थव्यवस्था बनती थी इन पास्चर कम्युनिटी की, ये ऐसा ही कुछ जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह की रिलेशनशिप उन किसानों के साथ इन लोगों की बन जाती थी, जिसको कि हम लोग गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप बोलेंगे। दे कंबाइंड अ रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, कल्टीवेशन, ट्रेड एंड हर्डिंग टू मेक देयर लिविंग। यानी ये जो पैस्टरलिस्ट हैं, जो पॉस्चर कम्युनिटीज़ हैं, ये बहुत तरह के अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए कई काम, कल्टीवेशन यानी खेती भी करते हैं ये लोग, ट्रेड व्यापार भी करते थे, हर्डिंग पशुओं को चराना, ठीक है, हर तरीके का काम। अब आते हैं बच्चों, हाउ डिड द लाइफ ऑफ पैस्टरलिस्ट चेंज अंडर कॉलोनियल रूल। औपनिवेशिक शासन में इन पैस्टरलिस्ट, इन चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, आने वाले पैराग्राफ्स में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। कॉलोनियल रूल एंड पैस्टोरल लाइफ। बच्चों आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम हेडिंग नंबर 2 को समझेंगे। तब तक के लिए बच्चों